वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर वंस, वेलकम टू ह्यूमैनिटीज हाइव। मेरे साथ आप क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस की बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हैं, जिसमें हमने 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। उनकी प्लेलिस्ट भी अपलोड कर दी गई है। 5th चैप्टर सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हमने स्टार्ट किया है, जिसमें मीनिंग ऑफ सिक्योरिटी, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी में एक्सटर्नल कर चुके हैं और आज हम करेंगे ट्रेडिशनल नोशन इंटरनल। इट मीन्स अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो कंट्री के अंदर कौन कौन से मुद्दे हैं जिससे मानव जाति इनसिक्योर है। द फर्स्ट पॉइंट इज द वेस्टर्न वर्ल्ड फेस नो सीरियस थ्रेट्स इंटरनली। अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें, वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप, यूएसए, यूएसएसआर, इंटरनली कोई थ्रेट नहीं थे। और उनकी जो मेन प्रॉब्लम थी वो 2 ब्लॉक्स में थी, यूएसए और यूएसएसआर। अभी हम डिस्कस करेंगे। सेकंड पॉइंट इज न्यू नेशन स्टेट आर फेस्ड विद मेनी न्यू चैलेंजेस। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारी कंट्रीज इंडिपेंडेंट हुई और उनको काफी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े। सम ऑफ द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज लाइक द यूरोपियन पावर, यूरोपियन कंट्रीज में भी कुछ कंट्री थी जो इंडिपेंडेंट हुई और उनकी कुछ इंटरनली प्रॉब्लम थी। एंड इंटरनली द न्यू स्टेट वरीड अबाउट द थ्रेट्स फ्रॉम सेपरेटिस्ट मूवमेंट। और न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज में सेपरेटिस्ट मूवमेंट भी कहीं ना कहीं सिक्योरिटी को लेकर एक बहुत बड़ा इशू थे और अभी भी हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज द वेस्टर्न वर्ल्ड फेस नो सीरियस थ्रेट्स इंटरनली। वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें तो इंटरनली थ्रेट नहीं था, उनका जो मेन थ्रेट था वो एक दूसरे के ब्लॉक से था, यूएसए और यूएसएसआर। इधर से आपका हो गया यूएसएसआर और इधर से आपका यूएसए। अगर हम ईस्टर्न यूरोप की बात करें, ये लेड बाय यूएसएसआर, और वेस्टर्न यूरोप की बात करें तो लेड बाय यूएसए। इन दोनों ब्लॉक्स को क्या फियर था? क्यों अलायंस बनाए गए 1949 में आपका नाटो और आपका 1955 में वार्सा? क्यों? क्योंकि इन दोनों ब्लॉक्स को, इन दोनों कंट्रीज को वॉर का, अटैक का फियर था एक दूसरे से, इसलिए उन्होंने अपने आसपास की कंट्रीज के साथ अलायंस साइन कर लिए थे और कंट्रीज ने भी इनके साथ शामिल होना अपने लिए बेनिफिशियल समझा। क्यों? क्योंकि वो स्मॉलर कंट्रीज थी। उनको लग रहा था कि अगर हम इनके साथ अलायंस नहीं करेंगे और अगर एक ब्लॉक जैसे यूएसएसआर अगर वेस्टर्न यूरोप की किसी कंट्री पे अटैक कर देता तो हम अपने आप को कैसे सेव करेंगे? इससे अच्छा कि हम यूएसए के साथ अलायंस कर लेते हैं। ओके, और इसी रीजन से नाटो और वार्सा पैक्ट जैसी ट्रीटीज हुई। कोल्ड वॉर क्या था? रियल में तो कोई वॉर नहीं हुई, एक आइडियोलॉजिकल वॉर थी जो कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के बीच में थी। तो दोनों को कहीं ना कहीं ये फियर था कॉन्फ्लिक्ट का, मिलिट्री अटैक का। वो बात अलग है, जब जब ऐसी सिचुएशन आई तो छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट होके उसके बाद उसे सॉल्व कर दिया गया। या क्यूबन मिसाइल क्राइसिस आप देख लो 1962 वाला, उसमें क्या किया दोनों कंट्रीज ने? वॉर, ऐसा लग रहा था कि वॉर हो जाएगी लेकिन रियल में नहीं हुई और दोनों कंट्रीज ने अपनी मिसाइल्स, अपनी आर्मी को पीछे, जिस भी एरिया में उसे डिप्लॉय कर रखा था वहां से वो पीछे हट गए। तो दोनों को क्या फियर था? कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म, कीपिंग कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस अंडर कंट्रोल हैड बिकम द मेन सिक्योरिटी कंसर्न ऑफ द कंट्रीज लेड बाय यूएसए। यूएसए का मेन सिक्योरिटी कंसर्न क्या था? कुछ नहीं, बस किसी तरीके से कम्युनिज्म के इन्फ्लुएंस को अंडर कंट्रोल करना है। किसी भी तरीके से यूएसएसआर की जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी उसका इन्फ्लुएंस बढ़ते 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 वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज तक ना आ जाए। समझ में आया? इसी तरीके से यूएसए की मेन यूएसएसआर का मेन जो सिक्योरिटी का कंसर्न था वो क्या था कि यूएसए की जो कैपिटलिज्म पॉलिसी है वो स्प्रेड होते होते ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज में ना आए और दोनों की दोनों कंट्रीज अपने अपने आइडियोलॉजी को, अपने अपने इन्फ्लुएंस को वर्ल्ड की अदर कंट्रीज में स्प्रेड करना चाहती थी। अब समझ में आया कि इन दोनों कंट्रीज का मेन जो फोकस था वो क्या था? एक दूसरे के इन्फ्लुएंस को कम करना है, उसको रोकना है। इंटरनली थ्रेट्स नहीं थे। सिमिलरली द कंट्रीज इन द सोवियत कैंप हैड यूएस फोबिया, अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिसलाइक ऑफ एनीथिंग दैट अमेरिका डिड, एंड दीज कंट्रीज हैड देयर अटेंशन फोकस्ड ऑन एक्सटर्नल थ्रेट। इसी तरीके से सोवियत यूनियन को यूएसए का फोबिया था कि वो ऐसी कोई एक्टिविटी तो नहीं कर रही कि यूएसएसआर के अंडर जो कंट्रीज हैं या कम्युनिज्म के जो अंडर कंट्री हैं वो यूएसए के इन्फ्लुएंस में आ जाए। तो ये क्या थे? एक्सटर्नल थ्रेट थे वेस्टर्न कंट्रीज के। अगर हम न्यूली नेशन स्टेट की बात करें, आर फेस्ड विद मैनी न्यू चैलेंजेस इन द पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड पीरियड, मैनी एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज गेन्ड देयर इंडिपेंडेंस।
बिल्कुल सही बात है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज, काफी सारी कंट्रीज इंडिपेंडेंट हुई. द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैड टू फेस थ्रेट्स नॉट ओनली फ्रॉम अदर कंट्रीज बट आल्सो फ्रॉम विद इन लोकल कॉन्फ्लिक्ट अराइजिंग फ्रॉम रिलीजियस, रेशियल एंड ट्राइबल डिस्कार्ड. इनके इंटरनली बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे जिससे मानव जाति इनसिक्योर है. जैसे कि वो कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं रिलीजन के बेस पे, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, और या ट्राइबल पीपल्स के आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, सेपरेटिज्म की डिमांड हो सकती है, इंडिपेंडेंट स्टेट की डिमांड कर सकते हैं, एथनिसिटी के बेस पे कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं. एथनिसिटी का सबसे अच्छा एग्जांपल हमने श्रीलंका में तमिल और सिंघालीज का करा था. आई होप कि याद होगा. ओके, तो ये सारे क्या थे, ये न्यू नेशन स्टेट के बहुत सारे चैलेंजेस थे. रिलीजन के बेस पे, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ट्राइबल पीपल्स की प्रॉब्लम, एथनिक ग्रुप और इंडिपेंडेंट स्टेट की डिमांड. ये सारी प्रॉब्लम क्या है, इंटरनली है. फैक्टर्स लाइक रिलीजन एंड लैंग्वेज ऑल्सो बिकेम अ मेजर सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, पाकिस्तान, इराक, सोमालिया एंड श्रीलंका. रिलीजन कॉन्फ्लिक्ट इंडिया में आप देख सकते हैं. ओके, और आप लैंग्वेज के बेस पे बहुत सारे काफी सारी कंट्रीज में कॉन्फ्लिक्ट हैं, और एथनिसिटी के बेस पे श्रीलंका में तमिल और सिंघालीज के बीच कॉन्फ्लिक्ट हैं. तो ये क्या है, ये सारे इंटरनल इश्यूज हैं जो ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी के अंडर आते हैं. क्लियर? दे क्वेरल्ड ओवर बॉर्डर्स एंड टेरिटरीज और कंट्रोल ऑफ पीपल एंड पॉपुलेशन और ऑल ऑफ दीज साइमल्टेनियसली. और ये छोटे मोटे डिस्प्यूट्स को लेकर आपस में क्वेरल होते रहते हैं, चाहे वो बॉर्डर को लेकर डिस्प्यूट है, जैसे इंडिया पाकिस्तान में बॉर्डर को लेकर डिस्प्यूट है, इंडिया चाइना में बॉर्डर को लेकर डिस्प्यूट है, टेरिटरीज कंट्रोल को लेकर डिस्प्यूट है. आप इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न वाला देख लो, वहां पे इंसर्जेंट ग्रुप एक्टिव है, और कहीं ना कहीं उनको कौन सपोर्ट कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट एरिया को चाइना सपोर्ट कर रहा है उधर से, क्योंकि वो तो पहले से उस पर नजरें गड़ाए बैठा है कि हाँ ये जो एरिया है अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्टर्न वाला वो हम चाइना के अंडर आता है. क्लियर? तो इंटरनल जो कुछ लोग ऐसे हैं या इंसर्जेंसी है, तो उनको सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है, अदर कंट्री से. इट मीन्स जो इंटरनल प्रॉब्लम है और एक्सटर्नल वो मर्ज हो गई. मतलब इंटरनल प्रॉब्लम को बाहर से भी सपोर्ट मिल रहा है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे घर में कुछ इशू होता है या फैमिली के बीच में, हर किसी के बीच छोटे मोटे डिस्प्यूट होते हैं, तो उसमें फायदा कौन उठाएगा, पड़ोसी या कोई थर्ड पर्सन आके फायदा उठा ले जाएगा. सेम यही सिचुएशन कंट्री को लेकर है कि अगर नेबरिंग कंट्रीज या हमारा जो दुश्मन देश है और उसको ये लगता है कि यहाँ पे कुछ ऐसे इन मुद्दों को लेकर कॉन्फ्लिक्ट है, या इंसर्जेंसी ग्रुप है, या वो सेपरेटिज्म की डिमांड कर रहे हैं, या खालिस्तान की डिमांड कर रहे हैं, या आप जम्मू कश्मीर का मुद्दा देख लो, वो सेपरेट होने की अगर डिमांड करे तो उनको बाहर से पाकिस्तान सपोर्ट करेगा. अगर खालिस्तान की डिमांड करे तो उनको भी बाहर से कोई सपोर्ट करेगा. अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात करें तो उनको चाइना उधर से सपोर्ट करेगा. समझ में आया कि ये सारे क्या है, ये न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज के इंटरनल प्रॉब्लम्स है जिससे सिक्योरिटी को खतरा है. चलो आगे बढ़ते हैं. सम ऑफ द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज लाइक द यूरोपियन पावर बिगेन मेंबर्स ऑफ द कोल्ड वॉर अलायंसेस. नाटो और वार्सा के मेंबर बन गए, एंड दे देयरफॉर हैड टू वरी अबाउट द कोल्ड वॉर बिकमिंग अ हॉट वॉर एंड ड्रैगिंग देम इनटू हॉस्टिलिटीज अगेंस्ट नेबर्स who might have joined the other side in the Cold War. Against the leaders of the alliances, the USA and USSR, the Cold War between the two superpowers was responsible for approximately 1/3 of all wars in the post-Second World War पीरियड. नाटो और वार्सा मैंने बताया था अलायंस क्यों किया गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ये डर था कि जो एक ब्लॉक है वो दूसरे ब्लॉक पे अटैक कर सकता है. अब ये जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, ये ईस्टर्न यूरोप है, ये वेस्टर्न यूरोप है, इधर से यूएसएसआर और इधर से यूएसए. एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दो, अगर हम जर्मनी का एग्जाम्पल लें तो जर्मनी का जो ईस्ट जर्मनी है वो यूएसएसआर के अंडर है था ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, राइट. एंड ऑफ बाइपोलैरिटी चैप्टर में मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में कराया. और जर्मनी का वेस्टर्न जर्मनी देखी तो वो किसके अंडर है, वो यूएसए के अंडर है. अगर दोनों ब्लॉक में वॉर हो जाती है तो क्या फिर वेस्ट जर्मनी तो यूएसए के साथ लड़ेगा और ईस्ट जर्मनी यूएसएसआर के साथ. इट मींस एक ही कंट्री के लोग, जो हम कह सकते हैं आपस में, जैसे हम कहते हैं कि हम एक देश के ही लोग हैं, भाई भाई हैं, वही आपस में उनको युद्ध में धकेल दिया जाएगा और वो फिर आपस में लड़ेंगे. क्लियर? ये फियर बना ही हुआ था. बहुत सारे छोटे मोटे वॉर ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर ये होते रहे. अगर हम बात करें ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर जितनी भी वॉर हुई है उसमें 1/3 वॉर सिर्फ
दोनों 1/3 वॉर के लिए दोनों ब्लॉक रिस्पॉन्सिबल है, और वो कौन है? यूएसएसआर और यूएसए। क्लियर हो गया? तो ये यूरोपियन कंट्रीज की इंटरनल प्रॉब्लम थी। उसके बाद इंटरनली द न्यू स्टेट्स वरीड अबाउट थ्रेट्स फ्रॉम सेपरेटिस्ट मूवमेंट। बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं या कंट्रीज के अंडर जो सेपरेट की होने की डिमांड कर रही हैं और चाह रही हैं कि उनको सेपरेट कर दिया जाए और वो एक अलग देश का निर्माण करेंगे। जैसे हमने वो श्रीलंका का टॉपिक करा था, तमिल और सिंघालीज का एथनिसिटी के बेस पे कॉन्फ्लिक्ट था, राइट? तो तमिल पीपल क्या कर रहे थे? इंडिपेंडेंट और सेपरेट मूवमेंट चला रहे थे। क्यों? कि हमें एक सेपरेट कर दो और हम अपना एक इंडिपेंडेंट देश बनाएंगे। बट वो बात अलग है कि यूनाइटेड नेशन के इंटरफेयर से फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी गई, और जो श्रीलंका की गवर्नमेंट थी उन्होंने भी पॉजिटिवली तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। विच वांटेड टू फॉर्म इंडिपेंडेंट कंट्रीज, समटाइम द एक्सटर्नल इंटरनल थ्रेट्स मर्ज्ड। अभी मैंने ऊपर बताया कि एक्सटर्नल थ्रेट और इंटरनल थ्रेट मर्ज हो जाते हैं। क्लियर? अगर हमारा पाकिस्तान के साथ बॉर्डर इशू है, क्लियर, पाकिस्तान को पता है कि जम्मू कश्मीर में थोड़े बहुत एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सेपरेटिज्म की डिमांड करे, तो पाकिस्तान उनको सपोर्ट करेगा ना। ओके अगर नॉर्थ ईस्टर्न कंट्री स्टेट में, अरुणाचल प्रदेश में या मिजोरम, नागालैंड, इन सब में अगर सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहे हैं, इंसर्जेंसी ग्रुप है, तो उनको कौन सपोर्ट करेगा? उधर से चाइना सपोर्ट करेगा। या पंजाब में खालिस्तान की अगर डिमांड चल रही है तो उनको भी बाहर से कुछ ना कुछ सपोर्ट मिलेगा। Clear? So sometimes the external and internal threats merge. A neighbor might help or instigate an internal separatist movement, leading to tension between the two neighboring countries. और इससे क्या होता है? जब बाहर से उनको सपोर्ट मिलेगा तो टू नेबरिंग कंट्रीज में टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट्स तो बढ़ेंगे। इंटरनली तो बढ़ ही रहे हैं और पड़ोसी देशों के भी साथ भी कॉन्फ्लिक्ट्स और इश्यूज बढ़ेंगे। इट मीन्स इंटरनल थ्रेट और एक्सटर्नल थ्रेट मर्ज हो गए। क्लियर? अब मैं बहुत सारे एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहूंगी। जैसे आप नॉर्थ ईस्टर्न में आप इंसर्जेंसी ग्रुप देख लो, आप एग्जाम्पल मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, यहाँ पे क्या चल रहा है? एथनिसिटी एजेंडा चल रहा है, सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही है। अगर इंडिया की बात करें तो रिलीजियंस के बेस पे इंटॉलरेंस है। आप काफी बार आप देख चुके हो, हिंदू मुस्लिम को लेकर डिस्प्यूट्स रहते हैं। ओके इसके बाद टेरिटोरियल डिस्प्यूट है पाकिस्तान और चाइना के साथ, वो मैंने अभी डिस्कस किया। ओके और अगर बॉर्डर आसपास की जो कंट्रीज हैं तो लैंड को लेकर, वाटर को लेकर ये डिस्प्यूट होते रहते हैं। सेपरेटिस्ट मूवमेंट और टेंशन आपके जम्मू कश्मीर में है, वो पाकिस्तान उधर से सपोर्ट कर रहा है। खालिस्तान की अगर डिमांड चल रही है पंजाब में तो उसको भी बाहर से सपोर्ट मिल रहा है। क्लियर? तो ये सब मैंने आपको एग्जांपल दिए इंडिया के। अगर मैं बात करूं पड़ोसी देशों की तो कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया चैप्टर पढ़ा था। देखो बाहर से एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, आप कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया चैप्टर पढ़ा, उसमें आपने नेपाल पढ़ा, श्रीलंका पढ़ा, बांग्लादेश पढ़ा, पाकिस्तान पढ़ा। तो नेपाल में क्या था? इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट थे, लेकिन किसको लेकर थे? मोनार्की को लेकर, उसके अगेंस्ट मूवमेंट चले। अब श्रीलंका की बात करें तो वहां पे एथनिसिटी को लेकर कॉन्फ्लिक्ट है, तमिल और सिंघालीज के बीच। अब पाकिस्तान की बात करें, वहां पे इंटरनल जो इशू है वो क्या है? मिलिट्री रूल है। बार बार वहां पे अगर डेमोक्रेसी स्टैब्लिश की जाती है फिर वहां पे मिलिट्री रूल आ जाता है। तो ये सारे इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं जिससे मानव जाति की सिक्योरिटी को खतरा है। आप अफगानिस्तान में देख लो, तालिबान ने अफगानिस्तान पे कंट्रोल कर लिया था, ठीक है। एंड गाजा की प्रॉब्लम देख लो, कितने सारे लोग वहां पे डिस्प्लेस्ड हुए, कितने सारे लोग मारे गए, ठीक है। इसी तरह से म्यांमार में देखो, म्यांमार में कितने सारे जो रोहिंग्या जो लोग थे वो वहां से बाहर निकल के कहाँ आए? बांग्लादेश में आके बस गए। वन ऑफ द लार्जेस्ट रिफ्यूजी ये क्राइसिस थी वर्ल्ड में म्यांमार की, कि इतने सारे रोहिंग्या आसपास के देशों में जाके बस गए। ये सारे इंटरनल इश्यूज हैं कॉन्फ्लिक्ट के। मैं सिर्फ एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको समझ में आया होगा और आप कंपेयर कर पाए होंगे कि ट्रेडिशनल नोशन एक्सटर्नल और ट्रेडिशनल नोशन इंटरनल में क्या फर्क है। क्लियर? बिटवीन 1946 1991 देयर वाज अ नंबर ऑफ सिविल वॉर्स। और वो सिविल वॉर्स क्या है? जो कंट्रीज के अंडर हो रही हैं। जैसे श्रीलंका में सिविल वॉर लेटे 48 में, जब से श्रीलंका को फ्रीडम मिली तब से वो कंटिन्यू सिविल वॉर चलती रही और कब जाके खत्म हुई? 2009 में, जब उनका जो लीडर प्रभाकरन था वो मारा गया। ये हम कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया में डिस्कस कर चुके हैं। सो फॉर द न्यू स्टेट्स, एक्सटर्नल वॉर्स विद नेबर्स एंड इंटरनल वॉर्स पोज्ड अ सीरियस चैलेंज टू देयर सिक्योरिटी।
अगर हम न्यूली कंट्रीज की बात करें या अदर कंट्रीज की भी बात करें तो एक्सटर्नल अटैक भी एक सिक्योरिटी का बहुत बड़ा चैलेंज है सिक्योरिटी को लेकर। और इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं फिर वो इतने सारे, मैंने आपको एग्जांपल बताए, चाहे वो इंसर्जेंसी हो, चाहे सेपरेटिस्ट मूवमेंट, चाहे रिलीजन के बेस पे हो, चाहे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो, चाहे एथनिसिटी को लेकर हो, वो भी सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आज हमने क्या डिस्कस किया? ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी का इंटरनल पोर्शन। ओके, तो ये दोनों एक्सटर्नल और इंटरनल कर चुके हैं। कल हम करेंगे कॉपरेशन। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू, बाय। पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए।